बड़े लेखक श्री सुधीर विद्यार्थी जी हमारे साथ हैं। ये 1972 की बात है। तो एकाएक मन में आया कि क्यों ना उन लोगों को देखा जाए, मिला जाए कि वो कैसे लोग हैं। तो देखा भी हम लोगों की तरह बिल्कुल साधारण लोग हैं, बहुत बलशाली उनकी कदकाठी भी नहीं है। तो मैंने कभी किसी पुस्तकालय या लाइब्रेरी में बैठकर, आर्काइव्स में बैठ के इतिहास को नहीं देखा। उन जीवित क्रांतिकारियों की आंखों में, उनकी वाणी से, कई बार तो उनके बहते हुए आंसुओं से मैंने उस इतिहास की इबारत को रंग देने का प्रयास किया। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं देश के जाने माने लेखक, कवि, साहित्यकार और विशेषकर जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन और क्रांतिकारियों पर विस्तृत लेखन किया है, ऐसे बड़े लेखक श्री सुधीर विद्यार्थी जी हमारे साथ हैं। हम उनसे रूबरू हो रहे हैं कुछ सवालों को लेकर। आप देखते रहिए। विद्यार्थी जी, स्वतंत्रता आंदोलन और शहीदों के प्रति आपका जो लेखन का रुझान है वो कैसे बना? ये 1972 की बात है, जब आगरा से छपने वाली एक पत्रिका, जिसके संपादक प्रेमदत्त पालीवाल थे, और ये वो परिवार था जो सैनिक अखबार के संपादक श्री S.K.D. पालीवाल, श्री कृष्णदत्त पालीवाल, उनके भतीजे थे। तो 1972 में एक अतिथि संपादक के रूप में बनारसी चतुर्वेदी के जरिए उन्होंने युवक का एक स्वतंत्रता संग्राम योद्धांक निकाला था, 150 पेज का। तो नाम तो उसका स्वतंत्रता संग्राम योद्धांक था, लेकिन उसकी संपूर्ण सामग्री भारतीय क्रांतिकारियों पर या उससे जुड़े हुए इतिहास पर थी। उसे पढ़कर मेरे लेखन की एकदम दिशा बदल गई। और उस समय हिंदुस्तान में क्रांतिकारी संग्राम में हिस्सेदार करने वाले बहुत सारे लोग जीवित थे जी। तो एकाएक मन में आया कि क्यों ना उन लोगों को देखा जाए, मिला जाए कि वो कैसे लोग हैं जी। कितने बड़े हैं, कितने शक्तिशाली हैं। जैसा कि किशोरावस्था में जो जिज्ञासा होती है, तो उन क्रांतिकारियों से मिलना मैंने शुरू किया, एक सिलसिला बना। तो देखा भी हम लोगों की तरह बिल्कुल साधारण लोग हैं, बहुत बलशाली उनकी कदकाठी भी नहीं है, लेकिन विचार की दृष्टि से अधिक संपन्नता थी उनमें, और लक्ष्य के प्रति एक समर्पण, उस संग्राम और उसके उद्देश्यों के प्रति हमने उनमें देखा। तो धीरे धीरे फिर उधर लिखने का झुकाव बना। तो जैसा कि मैं प्राय बताता भी हूँ लोगों को कि मैंने कभी किसी पुस्तकालय या लाइब्रेरी में बैठकर, आर्काइव्स में बैठ के इतिहास को नहीं देखा, बल्कि उन सामग्रियों की तलाश में मैंने उन जीवित क्रांतिकारियों की आंखों में, उनकी वाणी से, कई बार तो उनके बहते हुए आंसुओं से मैंने उस इतिहास की इबारत को रंग देने का प्रयास किया। एक सिलसिला बनता गया, और हम कह सकते हैं कि बहुत उपेक्षित और दबा हुआ साहित्य क्रांतिकारी संग्राम का इस तरीके से विगत अनेक वर्षों की निरंतरता में सामने ला पाए। तो बहुत सारे क्रांतिकारियों से आप मिले होंगे, उनमें से कुछ का उल्लेख, तो संस्मरण कोई हो तो वो आप तो साझा करें। काकोरी का 100वां साल है, काकोरी की घटना का। जी। 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 10 क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने पर, रेल के सरकारी खजाने पर ट्रेन रोककर ये हमला किया था। दरअसल कोई इसमें आर्थिक दृष्टि से ऐसा नहीं किया गया था, बल्कि इसलिए किया गया था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद को एक जबरदस्त सीधी चुनौती दी जाए। तो मैं जिनसे मिला वो काकोरी के अनेक बचे हुए क्रांतिकारी, जिन्हें लंबी सजा हुई, वो तो थे ही। आगे चलकर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह का जो गुट था या संस्था थी या संगठन था, उसके लोगों से ही मिले। लेकिन 1925 से भी पहले एक महत्वपूर्ण केस उत्तर भारत में हुआ था, जिसका नाम था मैनपुरी षड्यंत्र केस। मैनपुरी षड्यंत्र, जी। प्रायः उसकी चर्चा इतिहास में नहीं होती। उसके क्रांतिकारी उस समय जीवित थे। 1972 और में ही मेरी उनसे मुलाकात हुई, शाहजहाँपुर में थे। उनका नाम था राजाराम भारती। जी। ये राजाराम भारती वो क्रांतिकारी थे
जिनकी जब मैनपुरी केस में मिशन हाई स्कूल शाहजहाँपुर में गिरफ्तारी हुई, उसको घेर लिया गया, अपनी कक्षा से उन्हें पकड़ लिया गया, उस दृश्य को अशफाकुल्लाह दूसरी कक्षा से बैठे देख रहे थे, वो छात्र थे वहाँ जी। और उसका उन पर बड़े ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा कि मैं क्यों ना इनकी जगह हुआ। तो राजा भारती से मेरी अनेक मुलाकातें हुई, उन्होंने मेरी एक डायरी भी लिखी जो आज भी मेरे पास सुरक्षित है। कई संस्मरण और यादनामे उस मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी केस के, उससे जुड़े क्रांतिकारियों के, उनके द्वारा मैंने हासिल किए। एक महत्वपूर्ण बात उनकी अक्सर मुझे याद आ जाती, वो ये कि उससे पहले जो बनारस षड्यंत्र केस हुआ था 1915 और 16 में, उसमें क्रांतिकारी बरेली के थे जो बनारस में रहते थे, उनका नाम था दामोदर स्वरूप सेठ जी, जिन्हें उन्हें 7 साल की सजा हुई थी। उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, तो दामोदर स्वरूप सेठ के कृतित्व के बारे में बहुत कम लिखा गया है, बोला गया, प्राय भुला दिया गया उनको, कि मैंने अपने जीवन में दामोदर स्वरूप सेठ से ज़्यादा कष्ट सहन करने वाला क्रांतिकारी नहीं देखा। ये राजाराम भारती ने मुझसे कहा। और वो एक बीज रूप में मेरे भीतर वो चीज़ पड़ी रही। और जब हम आपके यहाँ सहारनपुर में अभी आए हैं, तो ठीक 150 पेज की वो किताब पूरी करके आए हैं, जिसका नाम है क्रांतिकारी दामोदर स्वरूप सेठ और साम्यवाद का बिगुल। साम्यवाद का बिगुल से अर्थ वहाँ ये है कि 1936 में एक पुस्तक बनारस से, काशी पुस्तक भंडार से प्रकाशित हुई थी, 1.5 रुपए कीमत की। उस पुस्तक का नाम था साम्यवाद का बिगुल, और जिसके संयुक्त लेखक थे आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर संपूर्णानंद, गोविंद प्रसाद BA, जयप्रकाश नारायण, और उसमें 3 आलेख दामोदर स्वरूप सेठ हैं। तो उस पुस्तक में जो भी वैचारिक आशय हैं, उनको हमने विश्लेषित किया है। बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक रही होगी। तो आपने विपुल लेखन किया है क्रांति और शहीदों पर। आपकी लगभग 2 दर्जन पुस्तकों की मुझे जानकारी है, लेकिन जैसा कि मैंने और भी जगह पढ़ा है आपके बारे में, आपके द्वारा लिखित और संपादित लगभग 75 पुस्तकें, जी हाँ, 75 पुस्तकें मेरी जानकारी में हैं। तो जो आपकी क्रांतिकारियों पर जो आपका लेखन है, जो आपकी पुस्तकें आई हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में मैं जानना उत्सुक हूँ। मेरी पहली ही पुस्तक पता नहीं क्यों आज तक शीर्ष पे खड़ी हुई, और वो जब मैं 35 साल का ही पूरा नहीं हुआ था तब लिखी थी, अशफाकुल्लाह और उनका युग। अशफाकुल्लाह और उनका युग जी। ये राजकमल प्रकाशन से उस सीरीज में जो विश्व साहित्य की चुनी हुई किताबें जिसमें शामिल होती हैं, उसमें आपको ध्यान होगा कि काले कवर में एक किताब की सीरीज आती थी उनकी जी, पेपरबैक्स में, उसमें छप चुकी। और पता नहीं कैसे वो इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक बन गई, जिस पर स्वराज सीरियल DD बनकर 2 बार आया। 2 बार आया, जी जी जी। और उसे फिल्म बनने का भी प्रस्ताव मिला था कहीं से मुझे 2 बार, लेकिन शायद वो बात आगे बढ़ नहीं पाई, और हम फिल्म के माध्यम या इस माध्यम में बहुत दिलचस्पी हमारी नहीं है, क्यों अंततः फिल्मों, मैंने देखा है क्रांतिकारी चरित्रों पर जब फिल्में बनी हैं, तो उस चरित्र की कहीं ना कहीं क्षति हुई है, और वैचारिक रूप से प्रस्तुत करने में फिल्में असमर्थ भी होती हैं। और दूसरा यह है कि हम जो अपेक्षा कर लेते हैं फिल्मों से कि वो सही साहित्य हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे, तो हमें अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा होता भी नहीं है। हाँ, इतिहास को इतिहास की दृष्टि से और इतिहास के ही मूल स्रोतों से समझना, देखना चाहिए, फिल्मों के जरिए नहीं। क्यों भगत सिंह पे जो 5 फिल्में आई हैं, वो भी भगत सिंह के साथ बिल्कुल न्याय नहीं कर पाए। ठीक, हाँ, लगता है उनको देख करके उसको काफ़ी मॉडिफाई किया गया है, वो फिल्मांकन की दृष्टि से उनको बनाया गया है। तो लेकिन आपका जो DD पे अशफाकुल्लाह को लेकर के जो स्वराज वो आया है, उसका तो संदेश समाज में एक सही गया है। आपको क्या लगता है? यद्यप उन्होंने हमारी किताब का तो इस्तेमाल किया है जी, कास्टिंग में हमारा नाम भी आता था, किताब का नाम भी आता था जी, लेकिन कोई मशवरा उन्होंने हमसे नहीं किया। अच्छा, फिर भी जितनी कड़ियाँ हम उसकी देख पाए तो मुझे तसल्ली है कि ठीक ठाक रहा, बहुत विचलन नहीं है उसमें। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।